नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी घटना जिस घटना से लगभग 2 महीने से चला आ रहा अमेरिका और इजराइल का अमेरिका इजराइल का संयुक्त ईरान रूप से जो युद्ध है वो बदलता दिख रहा है। मैं एक ऐसी घटना का जिक्र आपके साथ कर रहा हूं जिसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले आपको एक हिंट में तो दे दिया था। मैंने यह बताया था कि इस शांति वार्ता में जिस तरह से पाकिस्तान मध्यस्थ बनकर उभरा है, उसी पाकिस्तान की यात्रा के बाद में ईरान के विदेश मंत्री ईरान की यात्रा से पाकिस्तान की यात्रा से निकलकर रूस की यात्रा पर पहुंचते हैं। इसका मतलब जो पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने जा रहा था, उस पाकिस्तान को आगे से एक और मैसेज मिलने वाला है और वो रूस का है। हाल ही के समय में ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से रशिया और चाइना ने ईरान को जिस तरह से यूएनएससी के अंदर बैक किया, और अब 2 महीने बाद ईरान के विदेश मंत्री की रूस की जो यात्रा होती है, लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है। आज के सेशन में हम उसी बात को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहां एक और ट्रंप लगातार गीदड़ भभकी देकर ईरान पर प्रेशर टेक्निक अपना रहे हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मेरे साथ डील कर लो, वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री एकदम घगरघन्नी हुए घूम रहे हैं। यात्रा के दौर में निकलते हुए आप पहुंच जाते हैं पहले पाकिस्तान, फिर ओमान, और फिर ओमान के बाद पहुंचते हैं फिर से पाकिस्तान, फिर पहुंचते हैं रशिया, फिर पाकिस्तान। रिपोर्ट तो यह कहती है कि 48 घंटे में अरागची 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। यह बहुत कुछ है आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस होना। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो फोन के माध्यम से साझा नहीं हो रही हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैसेंजर की भूमिका में पहुंचाया जा रहा है। ये वो बातें हैं जिन्हें विश्वास बहाली के लिए कुछ ऐसे रास्तों के थ्रू पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए व्यक्ति का सशरीर घूमना जरूरी है, तभी इतनी तेजी से चीजें हो रही हैं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री की रूसी यात्रा और पुतिन का यह कह देना कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या रूस और चाइना जिस तरह यूएनएससी के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना खोलने पर ईरान की हट का समर्थन करते दिखे थे, क्या आने वाले समय में रूस ईरान के साथ जुड़कर युद्ध को हवा देगा? बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि पुतिन का एक्साइटमेंट अरागची से मिलते ही देखते बन रहा था, और ट्रंप का जो प्रेशर टेक्निक है वो इस समय बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। चुप्पी साधने का बड़ा पर्पस केवल ये कि आफ्टर ऑल ट्रंप कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं किए। इतने मुखर कहे जाने वाले सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर ऑल चुप क्यों हैं? आइए साथियों, इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक जानकारी साझा करेंगे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने और हमने 1000 से अधिक ऐसे वीडियोस जियोपॉलिटिकल विषयों पर किए हैं जिससे हमने आपस में डिस्कस करके समझ विकसित की है। बहुत बार हमने जब आपसे कंटेंट डिस्कस किया, आपके मन में एक प्रश्न उठा, और वह प्रश्न था कि सर आप जो ये रिसर्च लेकर आते हो इसका आधार क्या है, कहां से लाते हो, ये सब बातें कहां से डिसाइड करते हो? अब मैं आपको शायद पर्दा हटा करके उन लोगों से मिलाने जा रहा हूं जिन लोगों के हम थॉट्स को आपके साथ साझा कर पाएंगे। जी हां साथियों, जो अब तक मैं आपके साथ डीप रिसर्च अपने कंटेंट में साझा करता हूं, अब उन लोगों के मुंह से भी, जो लोग इस तरह से चीजें न्यूज में बनाते हैं, न्यूज में बने रहते हैं या अपनी विश्लेषण को साझा करते हैं, इसे लेकर मैं आ रहा हूं अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक शो जिसका नाम है द डिप्लोमेटिक डेस्क बाय अंकित अवस्थी। जी हां साथियों, इस कार्यक्रम में मैं विषय विशेषज्ञों को, पूर्व राजदूतों को, सेना के बड़े अधिकारियों को, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को, बड़े ही वेटरन पत्रकारों को आपके साथ टेबल पर लेकर आऊंगा साप्ताहिक रूप से, जिनसे उस सप्ताह की चल रही किसी विशेष विषय पर गंभीर तरीके से डिटेल एक चर्चा रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इतने लंबे वीडियो देखने की अब आदत डाल ली है कि आप इसे भी अपना प्यार दे पाएंगे, और उसी क्रोनोलॉजी में मेरा पहला वीडियो शूट हो चुका है और वो जल्दी ही आपके सामने अंकित इंस्पायर इंडिया पर होगा। उसका लिंक मैं आने वाले समय में आपके साथ साझा करूंगा। मैंने अभी जो पहला वीडियो शूट किया है वो इसी बात पर कि आफ्टर ऑल ईरान और अमेरिका क्या चाहते हैं, रुकेंगे कहां, सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सॉल्यूशन क्या है। तो एक तरफ थे मेरे साथ में
भारत के मेजर जनरल पूर्व रिटायर्ड और दूसरी तरफ थे राजदूत, इन दोनों से ही मैंने प्रॉपर तरीके से बात की है और आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन का साझा करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस बेसब्री के साथ सेशन को जल्दी ही हम आपके सामने पब्लिक करेंगे और इस तरह आने वाले समय में अगर आपका प्यार बना रहा तो लेकर भी आएंगे। अब आते हैं आज की खबर पर, और खबर इस बात पर कि अरागची की रूस की यात्रा किस तरह से देखी जाए, क्योंकि अरागची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान, उसके बाद ओमान और फिर पाकिस्तान, फिर रशिया, फिर पाकिस्तान जो यात्रा किए हैं, इसे कैसे देखें। अरागची जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ तो किया ही होगा, वो बातें की होंगी जो कि शायद ट्रंप को पसंद ना आए, लेकिन वो अपनी बात कह जाएं। आपको मैं बीच में यहां पे जानकारी देना चाहूंगा कि जब ये पाकिस्तान पहुंचे तो ट्रंप भी अपने डेविड वो जो उनके दामाद हैं कुशनर और मित्र जो विटकॉफ हैं, इनको भेज रहे थे पाकिस्तान कि जाओ तुम भी बात करके आओ, अरागची आ गए हैं। अरागची ने कहा कि नहीं, मैं अपना संदेश पाकिस्तान को देने आया हूं, ये आपको देंगे तो ठीक है। तो ट्रंप ने उनको बीच में ही रुकवा दिया कि सुनो यार, पाकिस्तान मत जाओ, क्योंकि अब तक ईरान खुद क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहता है। ईरान ने 3 शर्तें दी। अच्छा, इस बीच में काफी सारी चीजों में परिवर्तन हुआ। पिछली बार जब इस्लामाबाद वार्ता हुई थी ना, तो उस इस्लामाबाद वार्ता 10-11 अप्रैल को जो वार्ता हुई थी, उसमें यह तय हुआ था, ईरान अड़के रखा हुआ था कि सर देखो, मैं अपना न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट जो कार्यक्रम है, ये 5 साल के लिए आप लोगों के कहने पर होल्ड कर सकता हूं। मैं आने वाले समय में अपने इस पूरे कार्यक्रम को 5 साल के लिए होल्ड पर डाल सकता हूं। दूसरा, जो यूरेनियम मैंने एनरिच करके रखा हुआ है, इस यूरेनियम को भी मैं अपने पास संवर्धित तरीके से किसी सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए तैयार हूं। तीसरा, मैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट चाहता जरूर हूं। तो मेरी आपसे यह गुजारिश रहेगी कि मुझे इस काम को करने के लिए इजाजत दी जाए। यह उसने लास्ट टाइम जब जेडी वैंस पाकिस्तान आए थे तब यह बात इन्होंने रखी थी। अब क्या होता है, जेडी वैंस के सामने तो ये बात रख दिए थे, लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं माने। क्यों नहीं माने? उनको लगा कि यार इतना सब काम तो पहले जब JCPOA कराया था मैंने, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, जो इनके साथ प्लान लिया था ओबामा के समय पर, जिसमें ओबामा ने ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट की IAEA की परमिशन देते हुए एनरिचमेंट की परमिशन दे दी थी। बोले मैं पीछे क्यों हटूं, तब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी कब्जे में नहीं था। तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी पाकिस्तान मतलब ईरान ने कब्जे में ले रखा है, अपनी बात भी मनवाना चाहता है। ट्रंप हट गए पीछे कि नहीं। ईरान इस बार फिर आया। ईरान ने इस समय अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी कि साहब सुनो, बाकी सब बातें हटाओ, सबसे पहले रास्ता खोलो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, तब जाकर वार्ता को आगे बढ़ाएं। अगर आप ये ब्लॉकेड खेलते रहे तो बातचीत का रास्ता ही नहीं बनेगा। रही बात यूरेनियम एनरिचमेंट की, इस पर बाद में बात करेंगे, पहले रास्ता खोलने को लेकर के सहमति बनाओ, क्योंकि यह तय है कि ईरान ने सब तरह की सर अपनी दिमाग की जितनी भी कैलकुलेशन है वो लगा ली। आप सोचिए कि अरागची ओमान पहुंचे और ओमान के जो सुल्तान हैं उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि सर देखो, अपने पास एक जबरदस्त आइडिया है। आइडिया क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज असल में एक तरफ ईरान के पास है और उसका दूसरा जो किनारा है ना, वो ओमान के पास है। वो जो किनारा टिप है, बोले एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर के टोल वसूलते हैं। एक जहाज में अगर 2 मिलियन बैरल तेल जाता है, $1 पर बैरल वसूलते हैं, $2 मिलियन अपने पास आएंगे, दोनों साझा कर लेंगे। ओमान ने कहा धन्यवाद, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं इस तरह की टोल वसूली में नहीं जाऊंगा। पता चले अमेरिका किसी दिन बम मेरे फोड़ दे, मेरे को नहीं चाहिए भाई साहब, आपको पैसा मुबारक। ये वापस लौट गया। इन्होंने कहा सर आप मेरे लिए बहुत बड़े मध्यस्थ बने थे, आप अगर चाहें तो मैं आपके लिए ये विषय रख सकता हूं कि हम दोनों देश ये चाहते हैं कि साहब ये काम करें। बोल नहीं साहब थैंक यू, कोई बात नहीं। अरागची लौटते हैं वापस और फिर वापस आकर कहते हैं कि पाकिस्तान आए। हालांकि इस बारे में अभी कोई भी पुख्ता खबर नहीं है। 3 बार पाकिस्तान जाने की खबर है बीते 2 दिनों में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा पुख्ता नहीं है। मीडिया के बहुत प्रतिष्ठित चैनलों ने लिखा है, फिर भी मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, क्योंकि मुझे ईरान की तरफ से ऑफिशियल ये जानकारी नहीं मिली है। ठीक है साहब, ओके। इसके बाद ये महाशय फिर से जब अरागची आते हैं, कहते हैं कि ये पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाने के बाद में इन्होंने मुलाकात की और वहां से फिर ये निकलकर रूस गए। अच्छा, अब आप रूस की कुछ तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से इनका बढ़िया ग्रांड वेलकम होता है अरागची का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे दौर में अब तक रशिया केवल स्पेक्टेटर बनकर बैठा था। बहुत से लोगों का यह कहना था कि ईरान ने रूस ने ईरान का साथ नहीं दिया। बहुत से लोगों का यह कहना था कि हम तो सोच रहे थे कि ईरान जंग में आएगा तो रूस उसको बचाने के लिए कूद पड़ेगा, खमनेई जैसे ही खत्म होंगे भाई साहब अब तो रूस बिल्कुल विद्रोह कर देगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो बहुत से सवाल उठने लगे कि क्या रूस डर गया है, कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहां कुछ खेल और चल रहा था। ईरान वो बच्चा बनकर के युद्ध लड़ रहा था जो अक्सर पिताजी से यह कहता है कि सुनो, पीछे मैं साइकिल चला रहा हूं, मेरा गाड़ी साइकिल को पकड़ मत लेना आप पीछे से, मैं चलाऊंगा, गिरूं तो गिर जाऊंगा,
उठ खड़ा होऊंगा, लेकिन साथ मत आ जाना, नहीं तो मेरी अपनी इज्जत खराब हो जाएगी, ये मैं साइकिल नहीं जानता। ईरान ने इस पूरे 2 महीने तक चले युद्ध में अपने आप को 2 महीने तक खींचना उसकी एक बड़ी काबिलियत है, और उसके बावजूद भी अमेरिका को वो टेबल पर बिठाने के लिए कामयाब हो रहा है। इसका मतलब है कि वो यदि आज रूस के साथ खड़ा होता और इमेज दुनिया के सामने होती कि रूस ने युद्ध लड़ाया, जो अक्सर पहले कोल्ड वॉर के टाइम पर होता था कि सोवियत रूस वर्सेस अमेरिका चल रहा है, बोले मुझे वो इमेज नहीं चाहिए, आप साथ रहो, जरूरत पड़े तब साथ देना। अब जरूरत थी। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये पुतिन से मिलने पहुंचते हैं, बकायदा अपना वही मिनाब 168 लेकर पहुंचते हैं, जिसमें ये जानकारी थी, मतलब ये अमेरिका से जब मिलने पहुंचे थे तब भी यही जहाज गया था, जिसमें अमेरिकी हमले में 168 बच्चियों की जान चली गई थी। ये इस जहाज को लेकर के यहां पर पहुंचते हैं तो भाई साहब इनका सर्गेई लेवरोव जो है बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं कि आइए साहब, विदेश मंत्री की जो तस्वीर है आरटी इसको एक्सक्लूसिव तरीके से प्रकाशित करता है। और इसके बाद में ये जो पुतिन है वो बहुत गर्मजोशी से इनसे मिलते हैं। अच्छा, पुतिन का वैसे भी मतलब होस्ट करने का जो अंदाज है वो काफी वार्म माना जाता है। कहा जाता है कि वो भारत के एनएसए हो, विदेश मंत्री हो, इन सबके साथ बहुत वार्मली मिलते हैं। आराघची के साथ जो वार्मथ साझा हुई ये दर्शाने वाली थी कि वो किसी हारे हुए देश का वेलकम नहीं कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या बात है? देखो, आपको याद होगा जब सीरिया में बशर अल असद की सत्ता गिरी थी तो बशर अल असद रशिया पहुंचे थे, उनको भी संरक्षण दिया गया, लेकिन कभी ईरान इस रूप में नहीं जाना चाहता था। ईरान कह रहा था अपन युद्ध में है, आपके पास आए हैं, कोई बात नहीं साहब। पुतिन साहब से मुलाकात होती है, यहां पर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत रखते हैं, सर्गेई लेवरोव रखते हैं, पुतिन रखते हैं, और इस पूरी कहानी में कहते हैं कि रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया और कहा कि ईरान की जो जनता है ना वो साहस और वीरता के साथ अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए लड़ रही है। और साथ में कहते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका मुझे संदेश मिला है। मतलब ये संदेश साफ था कि भाई हम आपके साहस की, जो आप लड़ रहे हो, मैं उसमें आपका साथ हूं। इन्होंने एक लाइन बोली, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, रशिया ईरान रिलेशन विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में कि भाई जो भी हुआ हो हम साथ हैं। एलाइज दैट टाइम ऑफ नीड आर नेक्स्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईरान एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। मतलब कुल मिलाकर दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति, जहां ईरान ने कहा कि सर आप मेरे साथ खड़े रहे इसके लिए धन्यवाद, और रूस ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चिंता ना करो। अब साला दिमाग में एक सवाल बनता है कि भाई साहब ईरान के साथ रूस कैसे खड़ा रहा? अभी तक हमने कुछ भी नहीं सुना कि कहीं से ऐसा सुना हो कि भाई रूस ने कहीं किसी सेंटर पे हमला कर दिया, तो खड़ा कैसे रहा? अचानक दिमाग में दौड़ना शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो थैंक यू सर आपके सपोर्ट के लिए जो आप हमारे साथ रहे, किस बात का थैंक यू मिल रहा था? बातों का मिल रहा था क्या? इसका मतलब कुछ तो रूस ऐसा कर रहा था जो कि अमेरिकी सैंक्शंस को किनारा करते हुए चल रहा था। मतलब पुतिन ने कुछ तो ईरान की ऐसी मदद की थी जिसके लिए इन्हें धन्यवाद दिया जा रहा था। ईरान इतने बीच में दौड़कर धन्यवाद देने कैसे गया होगा? ये सवाल बनने लगते हैं। कहा जाता है कि रूस ने खुले तौर पर ईरान का समर्थन किया और यह कहा कि भाई हम आशा करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो आप साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नए नेता के मार्गदर्शन में ईरानी आवाम को इस कठिन दौर से निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस पूरे प्रयास में हम आपके साथ हैं और हम लगे रहेंगे। और इतना नहीं, ये भी कहते हैं कि रशिया विल डू एवरीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान, our strategic partner and other countries of region to help ensure lasting peace as soon as possible। भाई साहब इतना प्यार मोहब्बत और इतने भारी शब्द जो हैं ये झिलते नहीं हैं। जब अराघची खुद कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में रूस हमारे साथ खड़ा है, तो कुछ ऐसा है जिसको अब आप और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं साहब, असल में रूस ने क्या खेला किया। आपको याद है शुरुआत में जब युद्ध हुआ तो पहले दूसरे दिन ही इन्होंने मतलब ईरान वालों का बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, या सुप्रीम लीडर का मारा जाना एक बड़ी खबर थी। दूसरे दिन ही आपको खबर मिल रही है कि लो जी गेम दी एंड हो गया, हटाओ अब उठाएंगे और लेकर के खत्म, कहानी खत्म, सारे स्ट्रेटेजिक सेंटर वगैरह सब नुकसान। लेकिन अचानक पूरे युद्ध के अंदर ईरान की वापसी होती है। अब सवाल बनता है कि ऐसा कैसे हो गया साहब, ईरान की वापसी कैसे हो गई? तो इसके पीछे का जवाब निकल के आता है कि ईरान ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के जिन जिन जगहों पर बेसिस थे, जहां पर सुरक्षा सिस्टम लगे हुए थे, वहां पर एक एक करके निशाना मारना शुरू किया। निशाना मारना कहां शुरू किया साहब? जहां जैसे जीसीसी कंट्रीज में इनके कहीं अमेरिकी ठिकाने, वहां पर जॉर्डन में है, चाहे जहां भी है, अमेरिकी ठिकानों पर धाड़ धाड़ ऐसे ऐसे इनके रडार सिस्टम तोड़ दिए जिनकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। आप समझें कि अमेरिका का जो युद्ध का, जैसे समझिए ना कि इतना बम धमाके के लिए सामान रखा हुआ है तो आधा सामान फूक गया,
ईरान से जंग करते करते, क्योंकि ईरान के बारे में अमेरिका ने यह सोचा था कि जनता खूब ज्यादा नाराज है इन लोगों से। उधर जैसे हमने मादुरो जी को वहां से उठाकर ले गए थे, ऐसे यहां पर जैसे खमने को खत्म करेंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, जनता खुश होकर के सड़कों पर आ जाएगी और कहेगी बस काल का अंत हुआ और अब हम आराम से जिंदगी जिएंगे। अमेरिका इतनी प्रिपरेशन के साथ था। अमेरिका की प्रिपरेशन ये नहीं थी कि मुझे रिटेलिएशन इस लेवल का मिलने लगेगा, लीडर के खत्म होने के बाद में ईरान का जो मोजेक सिस्टम है वो हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान होना शुरू हुआ। इस नुकसान में बड़ा सवाल था कि इन्हें इंटेलिजेंस दे कौन रहा था। इतनी भारी इंटेलिजेंस कि अमेरिका का यह ठिकाना है, इसे निशाना बनाओ। इसका मतलब कुछ तो कहानी गड़बड़ हो रही थी। और उस पूरी कहानी का जब धन्यवाद ज्ञापन शुरू हुआ ना, तब समझ में आया, चर्चा निकलकर आई कि ईरान को रूस ने अपने ड्रोन, देखो क्या था ना, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था ना, तो ईरान ने रूस को शहीद ड्रोन दिए थे। उस समय जरूरत थी, क्योंकि उस समय बायरक्तार ड्रोन जो थे वो यूक्रेन को तुर्की वालों ने दिए थे और वो उससे रूस का बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ईरान ने उस समय शहीद ड्रोन बना करके इनको दिए। अब रूस के पास बढ़िया साइंटिस्ट हैं ही, तो इन्होंने क्या किया, उन ड्रोन्स को और मॉडिफाई करवाया और मॉडिफाई करवा करके इनको वापस दिया। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव हो सकता है? असल में क्या है, जब आपको मैप दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि रूस का और ईरान का ना जल के थ्रू कनेक्शन है, कैस्पियन सागर के थ्रू जुड़े हुए हैं ये लोग। आप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करते हुए देख रहे हैं, यहां चलता रहे जो चलता रहे, उत्तर की तरफ कैस्पियन सागर, अभी मैप पर लेकर चलूंगा जब आप समझेंगे, वहां से इन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, कहानी वहां से बन रही थी। इनके पास इंटेलिजेंस आ रहा था, इनके पास अप टू डेट ड्रोन आ रहे थे और इन ड्रोन्स की वजह से इन्होंने अमेरिकियों को खूब थकाया था। यही कारण था कि आज ईरान 2 महीने तक इस वॉर के अंदर पर्पसफुली खड़ा हुआ है। मतलब आप समझिए कि वो खुद रूस को साथ लेकर नहीं आया है, लेकिन जरूरत के समय पर इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है। अब हालात ये हैं कि रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के खिलाफ इस बात को कहना चाहता है कि भाई जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, अगर अमेरिका उन्हें निशाना बना रहा है तो ये IAEA की खिलाफत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप न्यूक्लियर जो NPT है, आप उसका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो TT है उसका वायलेशन कर रहे हैं। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को निशाना बना करके दुनिया को संकट में खड़ा किया है। ये सब बातें रशिया ने कहा है कि आने वाले समय पर हम ग्लोबल मंच पर उठाएंगे। आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा कि वाह, पुतिन तो बहुत ज्यादा प्यारे निकले। ऐसा नहीं है, पुतिन रशिया के बहुत करीबी हैं, आज से नहीं लंबे समय से। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर 2007 की है, जब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन बने थे और वो उस समय ईरान आए थे। यह 2011 की तस्वीर है, जिस समय पर आप आए और यहां पर आकर के खमनेई से मिले थे। ये उसके बाद की ताजा अपडेटेड तस्वीरें हैं, जिसके अंदर आप खमनेई से मिलते हुए इन्हें देख रहे हैं। ये अभी रिसेंट तस्वीरें हैं, जब आप खमनेई से मिलकर के गए। आप पजेश्किन से मिलते हुए पुतिन को देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के बीच की मित्रता पुरानी है और पुतिन का ईरान आना जाना रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध चला तो भी ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अगर हम बात करें ईरानियन ड्रोन्स के भर के जाने की रशिया की, तो ये कहानी 2022 की है, जब रूसी मतलब ईरान ने अपने ड्रोन भर भर के इनको भेजे थे, जिसके चलते अमेरिका नाराज हो गया था और सैंक्शंस थोप दिए थे। उसके बावजूद भी जब इजराइल और ईरान का झगड़ा हुआ, उस समय पर ईरान के साथ में इजराइल का इसका रूस का खड़ा रहना समझ में आता है। कैसे? इन्होंने बकायदा कह रहे हैं कि सुखोई फाइटर जेट्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, वर्बा मैनपैड सिस्टम, इन सारों की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया या तकनीकी ट्रांसफर करना शुरू किया। इतना ही नहीं, सैटेलाइट इमेजेस, टारगेटेड डेटा, स्वार्म तकनीक से अधिक जो लेस डेटा है ना, वो इन्होंने बोले इनको साझा किया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये कर्टन के पीछे खड़ा हुआ दोस्त था जो पूरा ज्ञान दे रहा था। अब ये खैर, मैं अगर यहां पर चीजों को मैच करूं तो हो सकता है कि थोड़ा आप लोग इस बात से गलत अंदाज निकालें, लेकिन इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जब महाभारत में अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उसे गाइड कर रहे थे कि ऐसा कर लो, वेपन मेरा कुछ भी यूज नहीं लूंगा, मैं केवल साथ दूंगा। तो टेक्निकली ये कुछ वैसा समीकरण दिख रहा है, लेकिन यहां मतलब यथार्थ में इन दोनों चीजों का कोई सेंस मत निकालिएगा। कुल मिलाकर बस इतना सेंस निकालिएगा कि इस पूरे खेल में रूस ईरान के पीछे खड़ा था। यह बात अब खुद ईरान धन्यवाद बोल करके बोल चुका है। इतना ही नहीं, रूस ने UNSC के अंदर जाकर के चाइना के साथ मिलकर के हॉर्मुज को बंद रखने के ईरान के फैसले का समर्थन किया है कि हां
हाँ भाई ठीक है, सही कर रहे हैं, हम इसको वीटो करते हैं, नहीं खुलना चाहिए। बहरीन जब प्रस्ताव लेकर आया, मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा, आप इस मैप को एक बार समझें। यहां पर अगर आप देखें ना, ये ईरान के साथ में ये रशिया का ही बॉर्डर है जो लगा हुआ है कैस्पियन सागर के साथ। यहीं से इनके बीच के अंदर वो जो गुप्त रास्ते हैं ना, जब जहाज के ट्रैकर बंद हो जाते हैं, आप पकड़ नहीं पाते, वो ट्रांजैक्शंस इनके थ्रू हुए हैं। इसका मतलब रशिया पीछे लगा हुआ है। और तो और इस पूरी कहानी में अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच में ईरान ने बढ़िया तरीके से रूस को साध लिया और पाकिस्तान से भी अपनी एक डील करनी। मैंने अभी एक सेशन किया अंकित इंस्पायर इंडिया पर, उसे देखिएगा, जिसमें ईरान और पाकिस्तान ने ट्रेड रूट खोलने की बातचीत कर ली। ये सब वो चीजें हैं जिससे ईरान की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब आखिर में एक बड़ा सवाल बनता है, जा का रहा है ये सारा मामला, कुछ होगा कि नहीं। देखो, असल मायने में ईरान की खुद की हालत खराब है। ट्रंप जब ये बोलते हैं कि ये ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे, इसके पीछे तर्क है। तर्क यही है क्योंकि ईरान के पास जो तेल निकालने की क्षमता है, वो तेल धीरे धीरे पाइपों में भरता जा रहा है और वो पाइप चोक मार जाएंगे, फटेंगे अगर उनको नहीं बेचा गया तो। इसलिए ईरान तेजी से इधर उधर बातचीत मध्यस्थता के लिए करने निकल रहा है। बात अटकी पड़ी है यूरेनियम पर, और यूरेनियम के लिए उसे रशिया जैसा समझदार देश नहीं दिखता जहां वो एनरिच्ड यूरेनियम अपना किराए पर रख सके कि सर ये रख लो, जब जरूरत पड़े तब देना। तो माना जा रहा है कि इस वार्ता से पहले यह यात्रा कहीं ना कहीं यूरेनियम को लेकर के भी कोई वार्ता थी। अब पुतिन इसमें जो भी एंगल प्ले करें, वो ट्रंप के लिए एक बड़ा दाव हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अब फंस चुके हैं कि वो पहले जब युद्ध नहीं था तब स्टेट ऑफ हॉर्मुज चल रहा था, युद्ध के बाद दुनिया पर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट लेकर आ गए हैं। और वहीं पुतिन ने अपने किसी मित्र की एक बड़े जहाज को, एक याच को यहां से निकलवाने में कामयाबी पाई है। वो जहाज यहां से निकला है, वो इनके मित्र का ही बताया जाता है, एक अरबपति मित्र हैं मतलब ट्रंप के, उनका ये याच जिसका नाम नार्ड बताया गया है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके मस्कट तक पहुंच गया है। तो कहा जा रहा है कि पुतिन की इस क्षेत्र में चल रही है। अब जो भी है, आप लोगों को क्या लगता है किसकी चल रही है, ये जरूर बताइएगा। ट्रंप जिस तरह से ईरान पर प्रेशर क्रिएट किए रखे हैं, क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई समझौता होगा? ये सारी बातें आप सबसे आने वाले समय में जैसे जैसी अपडेट्स आएंगी हम साझा करते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ साझा करें, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम चाहते हैं कि अपना प्यार हमारे आने वाले एक नए शो जो कि अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आएगा, द डिप्लोमेटिक डेस्क, उसके लिए अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।